चलिए जी, करें स्टार्ट बेटा। गुड मॉर्निंग आप सभी को, मैं वेद सोनी और आज की क्लास में हम करते हैं स्टार्ट सीए इंटर कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ का चैप्टर बेटा, जनरल क्लॉज एक्ट 1897। ये आपको याद करना है 1897। सर आज की क्लास में क्या होने वाला है बेटा, बहुत मज़ेदार टॉपिक होने वाला है। सर ये चैप्टर पहले कहाँ था, मैंने आपको बताया था बेटा, सीए फाइनल से 2 चैप्टर डिलीट हुए थे। सीए फाइनल ओल्ड कोर्स से 2 चैप्टर डिलीट हुए थे। एक का नाम था इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, स्टैट्यूट को कैसे समझा जाता है, इंटरप्रेट कैसे करते हैं, और एक चैप्टर था बेटा जनरल क्लॉज एक्ट, जनरल क्लॉज एक्ट। ये दोनों चैप्टर पहले सीए फाइनल ओल्ड कोर्स के अंदर होते थे बेटा, इनको वहाँ से क्या कर दिया, डिलीट करके सीए इंटर न्यू कोर्स के अंदर जोड़ दिया, सीए इंटर न्यू कोर्स के अंदर डाल दिया। इट मीन्स ये फाइनल लेवल के चैप्टर हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर हैं और एग्जाम के अंदर इनमें से कोई केस स्टडी नहीं आती, बिल्कुल फ्लैट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ना आए ऐसा होता नहीं, तो श्योर है इनमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जी सर, जनरल क्लॉज एक्ट, पहले नाम को समझते हैं बेटा, नाम को समझते हैं। बड़े ध्यान से आपको मेरी बातें सुननी होगी बेटा। ये वीडियो अगर आपने पूरी बहुत अच्छे तरीके से देखी और जैसा मैंने समझाया वैसे आपने समझा, तो एग्जाम के अंदर 1 मार्क भी नहीं कटेगा, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना हो। ये मेरी गारंटी है आप लोगों को। बस आपको बड़े ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखना है, न केवल देखना है बल्कि साथ के साथ पूरे तन मन धन से इसको समझना भी है। बिल्कुल बारीकी से मैं बिल्कुल जीरो से आपको सिखाऊंगा और आपको जीरो से ए से लेके जेड तक की गिनती मेरे साथ गिननी है। जनरल क्लॉज एक्ट 1897, सबसे पहले बात करते हैं जनरल की। बेटा ये एक्ट जो है वो जनरल रूल्स एंड रेगुलेशन का है। सर ये जनरल रूल एंड रेगुलेशन का मतलब समझ में नहीं आया बेटा। अब तक जितने भी आपने एक्ट पढ़े हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किसकी बात करेगा, कॉन्ट्रैक्ट की बात करेगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट किसकी बात करेगा, बीआरबीपी की बात करेगा। कंपनी लॉ किसकी बात करेगा बेटा, सिर्फ कंपनी से रिलेटेड बात करेगा। जितने भी एक्ट बनते हैं, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट किसकी बात करेगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट किसकी बात करेगा, गुड्स के सेल और परचेज की बात करेगा। लेकिन जनरल क्लॉज एक्ट स्पेसिफिक नहीं है। ये सब क्या है बेटा, ये सभी स्पेसिफिक एक्ट हैं जो किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए बनाए गए हैं। जनरल क्लॉज एक्ट जनरल बात करता है, जनरल बात करता है, वो सब की बात करता है, किसी एक के लिए पर्टिकुलर नहीं है। तो एक बात तो आपको ये समझनी बेटे, ये जनरल मतलब सब के लिए है या अकेला नहीं है, एक बात। दूसरा इसका जानते हैं बेटा स्कोप क्या है, बिल्कुल मेरे साथ साथ जुड़े रहना बेटा। स्कोप क्या है, इसमें टोटल 30 सेक्शन है, तो ये सेक्शन नंबर 1 से स्टार्ट होगी, सेक्शन नंबर 30 तक जाएगा। तीसरा पॉइंट यहाँ पे उठता है, क्या सर इसके सेक्शन याद करने हैं, क्या सर इसके सेक्शन याद करने हैं। तो मेरा जवाब बेटा 101%, 101% आपको ये सेक्शन याद करने ही करने हैं। सेक्शन याद किए बिना जनरल क्लॉज एक्ट को पढ़ने का मजा बिल्कुल भी नहीं आने वाला। अब चौथा क्वेश्चन ये है, सर इन सेक्शंस को याद कौन कराएगा। सारे क्वेश्चंस बेटा आपके सेक्शंस और उनके कॉन्सेप्ट आपके टिप्स पे इस वीडियो के अंदर या 1 या 2 वीडियो जो अगर छोटी छोटी बनाएंगे तो इन 2 वीडियोज़ के अंदर आपको मैं करवा दूंगा। चलेगा। अब तो पढ़ा कि हमने जनरल क्लॉज एक्ट कब बना था, 1897 में बना था। कब बना था बेटा, 1897 के अंदर। ये सीए फाइनल में पहले टॉपिक होता था, ओल्ड कोर्स से डिलीट होकर कहाँ गया बेटा, सीए इंटर न्यू कोर्स के अंदर आ गया। एग्जाम के अंदर इसकी वेटेज 4 नंबर से लेके 8 नंबर तक इसकी वेटेज श्योर होती है, आता ही आता है। जनरल क्लॉज एक्ट स्पेसिफिक एक्ट नहीं है, जैसे बाकी एक्ट स्पेसिफिक है ऐसे स्पेसिफिक एक्ट नहीं है, ये जनरल है, ये सब की बात करता है। इसके स्कोप की बात करें तो सेक्शन नंबर 1 से लेकर सेक्शन नंबर 30 तक इसका स्कोप रहेगा। ठीक है सर, क्या इसकी सेक्शन याद करने, जी हाँ बेटा 100% याद करने। तो फर्स्ट पेज पे हमने क्या किया, मैंने इसको रिवाइज आपको ऑलरेडी करा दिया। चलिए बेटा बात करते हैं आगे की। सर ये कितने पार्ट में डिवाइड है, जनरल क्लॉज एक्ट कितने पार्ट में आप हमें करवाने वाले हो। बेटा मैं इसको ब्रॉडली अगर बांटूं तो मैं इसको आपको 5 पार्ट में करवाऊंगा। कितने पार्ट में कंप्लीट कराऊंगा बेटा, 5 पार्ट में मैं आपको जनरल क्लॉज समझाऊंगा। एक पार्ट कवर करेगा बेटा डेफिनेशंस, डेफिनेशंस बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। कई बार यूं की यूं डेफिनेशन उठ के आती है। सर डेफिनेशंस तक की आप एक वीडियो, इस वीडियो के अंदर सेक्शन हम 1 से लेके 3 तक कवर करेंगे। उसके बाद कुछ जनरल रूल हैं इंटरप्रिटेशन की, कैसे इंटरप्रेट किया जाता है लॉ को। यहाँ बेटा मैं आपको सेक्शन नंबर 5 से लेके सेक्शन नंबर 13 तक कराऊंगा जनरल रूल के अंदर। ठीक है सर। फिर मैं आपको पावर एंड फंक्शन के कुछ सेक्शन कराऊंगा। पावर एंड फंक्शंस क्या क्या हैं
उससे रिलेटेड कौन से सेक्शन, बेटा यहाँ मैं सेक्शन नंबर 14 टू सेक्शन नंबर 19 तक आपको करवाऊंगा, 14 से 19 तक के सेक्शन कराऊंगा। उसके बाद प्रोविज़न एज टू रूल्स एंड ऑर्डर, रूल्स एंड ऑर्डर से रिलेटेड कुछ सेक्शन है बेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं सेक्शन 20 से लेके 25 तक आपको कराऊंगा। और सबसे लास्ट में बेटा मैं आपको मिसलेनियस सेक्शन कराऊंगा, मिसलेनियस जो कहीं पे कवर नहीं होते, वो सेक्शन नंबर 25 से लेके सेक्शन नंबर 30 तक मैं आपको कराऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जनरल क्लॉज को मैंने 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पार्ट 1 डेफिनेशंस, पार्ट 2 जनरल रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के सेक्शन 5 से लेके 13 तक के हैं। पावर एंड फंक्शन से रिलेटेड सेक्शन में कराऊंगा सेक्शन 14 टू सेक्शन 19। रूल्स एंड ऑर्डर से संबंधित सेक्शन में कराऊंगा आपको सेक्शन 20 टू 25। और मिसलेनियस में कराऊंगा बेटा सेक्शन 25 से 30। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मैंने इस पूरे एक्ट को 5 भागों में तोड़ लिया, आपको भी इस पूरे एक्ट को 5 भाग में डिवाइड कर लेना है। स्कोप है सेक्शन 1 से 30। गधों की तरह 30 सेक्शन लगातार याद किसी से नहीं होते बेटा, उन सभी के अंदर फिर घिचमिच हो जाती है और कौन से सेक्शन में क्या बात बोलता है, क्या कॉन्सेप्ट बोलता है, वो समझ नहीं आता। तो हमने सेक्शंस को बाइफर्केट कर लिया। कंस्ट्रक्शन रूल से संबंधित 5 से 13, पावर फंक्शन से संबंधित कोई भी सेक्शन हो 14 से 19, रूल्स एंड ऑर्डर से संबंधित सेक्शन 20 से 25 और मिसलेनियस आपके 25 से 30। इस 5 पार्ट्स में आपको ऐसे ही लिख के डिवाइड करके इसको याद कर लेना है। सर स्टार्ट कहाँ से करने वाले हूँ बेटा? स्टार्ट कर लेता हूँ बिल्कुल स्टार्टिंग से, सेक्शन नंबर 1 से। सेक्शन नंबर 1 क्या है? शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंटमेंट। हर एक्ट का सेक्शन नंबर 1 ही होता है। शॉर्ट में इस लॉ को क्या बोला जाएगा? इसका टाइटल क्या है? जनरल क्लॉज एक्ट। एक्सटेंटमेंट ये कहाँ तक लगता है मैं आपको बता दूं, इसकी कोई टेरिटोरियल लिमिट नहीं है। सर टेरिटोरियल लिमिट? सभी एक्ट को पढ़ते टाइम बेटा आपने हमेशा ये लिखा देखा है, ये एक्ट ऑल ओवर इंडिया लगता है एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, ये लॉ ऑल ओवर इंडिया लगता है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। तो ऐसे स्पेसिफाई किया जाता है, इसकी कोई टेरिटोरियल लिमिट नहीं। ये क्या बोलता है? जहाँ भी सेंट्रल एक्ट लगते हैं, जहाँ भी हमारे पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए एक्ट लगेंगे, वो जहाँ लगेंगे मैं भी पीछे पीछे लग जाऊँगा। तो जहाँ जहाँ पे सेंट्रल एक्ट लगते हैं वहाँ पे जनरल क्लॉज एक्ट ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो जाता है। तो सेक्शन 1 नंबर 1 कुछ नहीं बोलता बेटा, शॉर्ट टाइटल। शॉर्ट में इसको सेक्शन लॉ को क्या बोलेंगे? जनरल क्लॉज एक्ट। एक्सटेंटमेंट इसकी कोई टेरिटोरियल लिमिट नहीं है। सेंट्रल एक्ट्स क्या होते हैं बेटा? डेफिनेशन के अंदर आपको डिटेल में समझाऊंगा सेंट्रल एक्ट क्या होते हैं। चलिएगा, सेक्शन नंबर 2 क्या है? सेक्शन नंबर 2 क्या है बेटा? नॉर्मली क्या होता है सेक्शन नंबर 2 में? हर एक्ट में क्या होता है? डेफिनेशंस होती हैं। क्या होती है बेटा? सेक्शन नंबर 2 में हमेशा क्या दी जाती हैं? डेफिनेशंस। लेकिन कुछ एक्ट ऐसे हैं, सम एक्ट आज भी ऐसे हैं जहां 2 में डेफिनेशन ना देके सेक्शन नंबर 3 के अंदर क्या दी जाती हैं? डेफिनेशंस दी जाती हैं। उन्हीं से में से हमारा एक है जनरल क्लॉज एक्ट। जनरल क्लॉज एक्ट, इसके भी सेक्शन नंबर 3 में क्या है? सारी डेफिनेशन सेक्शन नंबर 3 में कवर कर रखी हैं। 2 के अंदर इसमें डेफिनेशन नहीं है। 2 में क्या है? कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बातें बताई गई हैं। सेक्शन नंबर 2 में कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बातें बताई गई हैं। सर बेसिक अंडरस्टैंडिंग की, मैं आपको थोड़ा सा जनरल क्लॉज एक्ट के बारे में बता दूं बेटा। हम आगे सेक्शंस में बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अभी इसके बारे में कॉन्सेप्ट की थोड़ी सी नॉलेज आपको दे देता हूं कि ये एक्ट के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसको क्यों पढ़ा जाता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इस एक्ट को लाने का ऑब्जेक्टिव क्या था। बड़े ध्यान से सुनते जाना बेटा। इस लॉ को लाने के सिर्फ 2 ही ऑब्जेक्टिव थे। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव नंबर 1, ऑब्जेक्टिव नंबर 2, लॉ की लैंग्वेज को शॉर्टन करना, शॉर्टन द लैंग्वेज ऑफ लॉ। लॉ की लैंग्वेज को छोटी करना, और दूसरा यूनिफॉर्मिटी लाना, एक रूपता, हर जगह एक जैसी बात ही लागू करना। ये 2 ही ऑब्जेक्ट के लिए जनरल क्लॉज एक्ट बनाया जाता है। मैं इन दोनों को डिटेल में बताता हूँ। इसका एक नाम और भी होता है, लॉ ऑफ ऑल लॉज, सभी लॉज का लॉ। अल्टीमेटली मैं कह सकता हूँ हारे का सहारा खुदा जैसे होता है, वैसे सबका सहारा एक ही है। क्या? जनरल क्लॉज एक्ट। सर सबका सहारा आपने क्यों बोला? मैं बताता हूँ बेटा। अगर आप पढ़ रहे हैं कंपनी एक्ट, क्या पढ़ रहे हैं बेटा आप? कंपनी एक्ट।
वहाँ पे आपको किसी चीज़ को डेफिनेशन, किसी चीज़ का मीनिंग ढूंढना है। जैसे बेटा मान लो वहाँ पे ईयर की डेफिनेशन नहीं दे रखी। अगर ईयर की डेफिनेशन कंपनी एक्ट 2013 में नहीं दे रखी तो आप ईयर को कहाँ से पढ़ेंगे? जो चीज़ जिस एक्ट के अंदर नहीं मिलती, ध्यान सुनो बेटा, जो चीज़ जिस एक्ट के अंदर नहीं मिलती वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जनरल क्लॉज एक्ट के अंदर। इट मीन्स, मैं बोलने वाला हूँ, बड़े ध्यान सुनना, कोई भी डेफिनेशन जो किसी भी एक्ट में कवर नहीं है, कोई डेफिनेशन जो किसी भी एक्ट में कवर नहीं है, वो आपको ऑटोमेटिकली जनरल क्लॉज एक्ट के अंदर मिल जाएगी। वहां से उठा के आप उस चीज़ को पढ़ सकते हैं, वही उस लॉ के अंदर भी एप्लीकेबल हो जाएगी। सर एक बात बताओ, कंपनी एक्ट में भी ईयर की डेफिनेशन नहीं है और जनरल क्लॉज एक्ट में भी वो डेफिनेशन ना मिले तो हमें क्या करना है? तो बेटा आपको पढ़ना पड़ेगा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, किसी मीनिंग को अगर लॉ के अंदर डिफाइन नहीं किया गया, किसी मीनिंग को अगर किसी भी लॉ के अंदर डिफाइन नहीं किया गया तो उसका मीनिंग कैसे पता करना है, उसके लिए मैं नेक्स्ट जो हमारा एक्ट है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो ध्यान सुना बेटा, इसको लॉ ऑफ ऑल लॉज भी बोला जाता है। सबका सहारा कौन है? जनरल क्लॉज एक्ट। कोई बात कहीं से भी क्लियर ना होती हो, कोई बात कहीं से भी क्लियर ना होती है तो वो कहाँ से क्लियर हो जाती है? जनरल क्लॉज एक्ट से आप क्लियर कर सकते हैं। सर ये एक्ट क्यों, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? बेटा इसने लॉ की लैंग्वेज को शॉर्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल बड़ी ध्यान सुनते जाना बेटा, आज तक जितने भी आपने लॉ पढ़े हैं उसमें हर जगह आपने ही वर्ड यूज होता दिखेगा, कहीं भी शी ने लिख रखा, हर जगह आपको क्या वर्ड दिखेगा? ही वर्ड। अगर आप कोई भी गलत काम करते हैं तो पेनलाइज जब आपको किया जाएगा, ही विल बी लायबल, ही शैल बी लायबल, ही मस्ट बी लायबल, ही विल बी पेनलाइज्ड, ही शैल बी पेनलाइज्ड। जब ही है तो क्या हर जगह एक्ट में ही ऑब्लिक सी, ही ऑब्लिक सी, ही ऑब्लिक शी जितनी भी जगह लिखेगा तो ऐसे तो बेटा लॉ बड़ा लंबा हो जाएगा और बार बार ही ऑब्लिक शी क्या करता है? थोड़ा सा दुखी भी करता है, कन्फ्यूज भी करता है। तो जनरल क्लॉज एक्ट ने क्या कर दिया? जनरल क्लॉज एक्ट ने क्या किया? वहां पे एक वर्ड लिख दिया, ही इंक्लूड शी, ही इंक्लूड शी, कि जहां जहां भी लॉ में ही लिखा जाएगा ऑटोमेटिक समझ जाना उसके अंदर शी भी इंक्लूड है। और अब हर जगह सिर्फ ही लिखा जाएगा, शी को नहीं लिखना पड़ा। शी के ना लिखने से लॉ की लैंग्वेज बेटा छोटी भी हो गई, सही भी लगने लगी और बार बार जो एक तरीके से इरिटेट करता है ही ऑब्लिक शी, वो चक्कर भी क्या हो गया? खत्म हो गया। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं इस चीज़ को गलत, जो सुपर इंटेलिजेंट टाइप के लोग होते हैं, जो सुपर इंटेलिजेंट टाइप के लोग होते हैं बेटा, वो इस लॉ को गलत इंटरप्रेट करने का प्रयास करते हैं। हमारी क्लास में कौन है? हमारी क्लास में एक लड़की है करीना। कौन बेटा? करीना। करीना क्या करती है? हमारी ज्वेलरी की शॉप पे आती है, हमारी ज्वेलरी की शॉप पे आती है और वहाँ चोरी कर लेती है, मान लो कुछ चुरा लेती है। जब इसको कोर्ट के अंदर ले जाया गया तो ये कहती है जज साहब आप मुझे सजा दे ही नहीं सकते। तो जज साहब बोले ऐसा क्यों? बोली आप इंडियन पेनल कोड उठा के देख लीजिएगा, वहाँ पे लिख रखा है अगर कोई चोर चोरी करता पकड़ा जाता है ही विल बी लायबल। बताइए क्या मैं आपको ही दिखती हूँ? तो इसने क्या इंटरप्रिटेशन निकाली कि लॉ के अंदर सजा देने के लिए ही वर्ड यूज कर रखा है, तो ही वर्ड अगर यूज कर रखा हो तो शी के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है, और जब शी लिखे नहीं रखा लॉ में तो मेरे को सजा कौन दे सकता है? ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए बना है जनरल क्लॉज एक्ट। तो हमारा जज साहब क्या बोलेंगे? बेटा क्या आपको पता है जो चीज़ कहीं डिफाइन नहीं कर रखी वो जनरल क्लॉज एक्ट में मिलती है। जनरल क्लॉज एक्ट में एक लाइन लिखी है ही इंक्लूड शी, तो जो भी पेनल्टी ही के लिए बनाई है वो पेनल्टी ऑटोमेटिकली शी के ऊपर भी बेटा क्या होगी? अप्लाई। समझ गए? जी सर। तो लॉ की लैंग्वेज को शॉर्ट कैसे करते हैं? एग्जांपल आपको समझ में आया बेटा? मान लो किसी जगह दे रखी है कंपनी की डेफिनेशन, ये मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट की डेफिनेशन दे रखी है। सेंट्रल गवर्नमेंट की डेफिनेशन बेटा बहुत लंबी है डेफिनेशन। मैं आज कराऊंगा आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट की डेफिनेशन बहुत लंबी है। हर जगह वो पूरी डेफिनेशन लिखने की बजाय सिर्फ एक ही लिखो, क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट को डिफाइन कहाँ कर दिया? जनरल क्लॉज एक्ट के अंदर। तो डेफिनेशन ना होती ना बेटा, अगर डेफिनेशन किसी चीज़ की ना होती तो लॉ की लैंग्वेज बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती और वो बहुत इरिटेट करती। डेफिनेशन की वजह से लॉ की लैंग्वेज छोटी होती है, सुंदर दिखती है। तो इसका काम क्या है? शॉर्टन द लैंग्वेज ऑफ लॉ। और दूसरा इसका काम क्या है बेटा? एक चीज़ को अगर डिफाइन किया गया है एक जगह पे तो वो सभी सेंट्रल एक्ट पे यूनिफॉर्मली लगेगी जब तक उस खुद के एक्ट में कुछ और डिफाइन ना किया गया हो। समझ गए मेरी बात? तो ऑब्जेक्टिव क्या था? यूनिफॉर्मिटी लाना और लॉ की लैंग्वेज को शॉर्ट करना। दो ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया गया था क्या?
जनरल क्लोज एक्ट। जनरल क्लोज एक्ट जनरल एक्ट है, ये स्पेसिफिक एक्ट नहीं है। इसको लॉ ऑफ ऑल लॉज भी बोला जाता है। कोई भी डेफिनेशन या कोई भी मुद्दा अगर किसी एक्ट में नहीं मिलता तो जनरल क्लोज एक्ट के अंदर वो मिल जाता है, और बाई चांस अगर वो जनरल क्लोज एक्ट में भी ना मिले तो फिर आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का सहारा लेना पड़ता है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई बेटा? जी सर। ये दोनों एक्ट आपस में जुड़े हुए हैं। जनरल क्लोज एक्ट और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, इन दोनों का एक ही काम है बेटा, इन दोनों का एक ही काम है। क्या? लॉ की सही इंटेंशन का पता लगाना, लॉ की ट्रू इंटेंशन का पता लगाना, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के अंदर क्या बताया गया है? दो चीजें मैं यहां पे डिफाइन करना चाहूंगा बेटा। एक मैं डिफाइन करूंगा मे और शैल को, और एक मैं डिफाइन करूंगा आपका मीन्स और इंक्लूड को। ये दो चीजें मैं आपको यहां डिफाइन करके बताऊंगा। मे का मतलब होता है बच्चे क्या? ऑप्शनल, मतलब डायरेक्टिव इन नेचर। और शेल का मतलब होता है मैंडेटरी इन नेचर, मैंडेटरी इन नेचर। ये डायरेक्टरी इन नेचर होता है, ये मैंडेटरी इन नेचर होता है। लेकिन लॉ की सही इंटेंशन का पता लगाने के लिए, लॉ की सही इंटेंशन का पता लगाने के लिए, न्याय करने के लिए मे को शेल की तरह रीड किया जा सकता है, और शेल को मे की तरह रीड किया जा सकता है। शेल वर्ड सुनते ही लगता है कंपल्सन। क्या लगता है बेटा? कंपल्सन, जरूरी। उसको तो ऑप्शनल माना जा सकता है, मैंडेटरी को ऑप्शनल माना जा सकता है, और जो डायरेक्टिंग नेचर है उसको मैंडेटरी किया जा सकता है। अल्टीमेटली हम कह सकते हैं सही वर्ड्स पे नहीं जाना है, भावनाओं पे जाना है। तो भावनाओं पे अगर जाना है और न्याय अगर आपका करना है तो मे को शेल समझा जा सकता है और शेल को मे समझा जा सकता है। अब वर्ड आते बेटा मीन्स और इंक्लूड। मीन्स का मतलब होता है एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। और बेटा इंक्लूड का मतलब होता है इंक्लूसिव डेफिनेशन, इंक्लूसिव डेफिनेशन। आप इस वीडियो के अंदर बेटा लॉ को समझ रहे हैं, आप कुछ याद नहीं कर रहे, लेकिन लॉ को पढ़ना कैसे है? जैसे बेटा वहां पे लिखा जाता है कंपनी मीन्स ए कंपनी, कंपनी मीन्स ए कंपनी रजिस्टर्ड या इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस लॉ। ये मैंने लिखा बेटा आप लोगों के सामने। कंपनी मीन्स है कंपनी, इस वर्ड पे फोकस करो। जहां मीन्स आ जाए वो डेफिनेशन बेटा एग्जॉस्टिव हो जाती है। एग्जॉस्टिव का मतलब ना तो अब इसमें हम कुछ जोड़ सकते और ना इसमें से कुछ हटा सकते। जो लिख दिया वो उतना ही रहेगा। इसको एग्जॉस्ट हो चुकी है चीज़, इसमें अब कुछ भी नया आप ऐड नहीं कर सकते, इसमें आप अपनी तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ सकते, कल को इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया जा सकता। ऐसी डेफिनेशन को बोला जाता है एग्जॉस्टिव। तो बेटा आप जब लॉ पढ़ें और आपको मीन्स वर्ड दिखे तो समझ जाना जितना बोला आपको उतना ही समझना है। और अगर इंक्लूड बोला जाता है तो वो इंक्लूसिव डेफिनेशन, उसके अंदर कुछ भी ऐड किया जा सकता है। जैसे डिबेंचर इंक्लूड, डिबेंचर्स इंक्लूड बॉन्ड्स एंड एनी काइंड ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट एटसेट्रा। तो यहाँ पे बेटा डेट से रिलेटेड कुछ और इंस्ट्रूमेंट होगा, उसको भी इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो इस सेक्शन 2 के अंदर कुछ बेसिक बातें बताई गई थी। ट्रू इंटेंशन का पता लगाने के लिए मे को शेल पढ़ा जा सकता है, शेल को मे पढ़ा जा सकता है। मीन्स होता है एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, इंक्लूड होता है इंक्लूसिव डेफिनेशन। लेकिन लॉ की सही इंटेंशन का पता लगाने के लिए मीन्स को इंक्लूड पढ़ा जा सकता है और इंक्लूड को मीन्स पढ़ा जा सकता है, वाइस वर्सा। इनको किसी भी टाइम उल्टा पलटी की जा सकती है। क्या करने के लिए? ट्रू इंटेंशन का पता लगाने के लिए। जी सर। अब तक हमने जनरल क्लॉज एक्ट स्टार्ट भी नहीं किया है बेटा। हम जनरल क्लॉज एक्ट के अंदर हमने करीना का एग्जांपल लिया जो कहती थी मेरे को सज़ा नहीं मिलेगी क्योंकि लॉ में तो लिखा है ही, तो मैं तो शी हूँ तो मुझे सज़ा नहीं मिल सकती। उसको बताया कि आपको भी सज़ा मिलेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। जिस चीज़ को डिफाइन नहीं कर रखा कहीं पे भी उसको डिफाइन कहाँ किया मिलेगा बेटा? जनरल क्लॉज एक्ट के अंदर। कोई पूछे आपसे ऑब्जेक्टिव क्या है जनरल क्लॉज एक्ट का तो आप क्या बोलेंगे? कोई पूछे ऑब्जेक्टिव बताओ जनरल क्लॉज एक्ट का तो फटाफट बताओ बेटा क्या बोलेगी? शॉर्टन द लैंग्वेज, लॉ की लैंग्वेज को शॉर्ट करना और यूनिफॉर्मिटी लाना,
एक रूपता लाना, इसके दो काम हैं। कोई पूछे इसका स्कोप क्या है तो फटाफट क्या बताओगे बेटा, एक सेक्शन नंबर 1 से लेके सेक्शन नंबर 30 तक की सेक्शन कहाँ है, जनरल क्लॉज एक्ट के अंदर है। कोई पूछे कितने पार्ट्स में डिवाइड है तो आप क्या बोलेंगे बेटा, ये 5 पार्ट में डिवाइड है। कितने पार्ट में डिवाइड बचे, 5 पार्ट में। एक पार्ट कवर करता है डेफिनेशंस को, एक पार्ट करता है जनरल पार्ट को, एक पार्ट डिफर करता है पावर एंड फंक्शन को, एक पार्ट कवर करता है रूल्स एंड ऑर्डर को, और एक पार्ट कवर करता है मिसलेनियस को। किसको करता है बेटा, मिसलेनियस को। इसको क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ ऑल लॉज। इसको लॉ ऑफ ऑल लॉज भी बोला जाता है। मैं ये बार बार सारी चीज़ें इसलिए बोल रहा हूँ बेटा ताकि आप साथ के साथ क्या कर लें बच्चे, याद कर लें। ये कब बना था बेटा, ये बना था 1897 के अंदर। सर क्या इससे पहले भी कभी बन चुका है? अब ध्यान रखना बेटा, सबसे स्टार्टिंग में जनरल क्लॉज एक्ट बना था, सबसे स्टार्टिंग में जनरल क्लॉज एक्ट बना था 1868 को। कब बना था बेटा, 1868 को। उसके बाद ये कब बना था बेटा, 1887 को। उसके बाद ये फाइनली कब बना था, 1897 को। ये 3 बातें आपको याद रखनी बेटा। 1897 का जो एक्ट बना था वो आज भी चल रहा है। सबसे पहले 1868 में बना था, उसके बाद फिर 1887 के अंदर खूब सारी और अमेंडमेंट लाके इस एक्ट को दुरुस्त किया गया था। फिर इन दोनों को, ऐसा नहीं होता बेटा इन दोनों को ख़त्म करके नया बनाया गया, ऐसा नहीं है। इन दोनों में जितने भी प्रोविजंस थे वो आज भी हैं, और उसमें कुछ चीज़ें और ऐड की गई, और फाइनली जनरल एक्ट तैयार किया गया 1897 के अंदर। अल्टीमेटली मैं कह सकता हूँ 1868 में जो बनाया गया था और 1887 में जो बनाया गया था, उन सभी को इस 1897 के अंदर क्या कर दिया, समारूप कर दिया गया, और फाइनली एक बड़ा और सही अच्छा एक्ट तैयार किया गया 1897 के अंदर, जिसका नाम रखा गया जनरल क्लॉज एक्ट। इसकी हिस्ट्री आप लोगों को समझ में आ गई? सर बिल्कुल हिस्ट्री, इसकी हिस्ट्री समझ में आ गई। पुराने लॉज, अब यहाँ पे खास बात ध्यान रखनी बेटा, पुराने लॉ खत्म नहीं हुए हैं, बल्कि इनको इंक्लूड कर दिया गया है 1897 के अंदर। जी सर, ये बेटा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था जनरल क्लॉज एक्ट क्या होता है, और ये जनरल एक्ट है या स्पेसिफिक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका स्कोप क्या है, इसको क्यों बनाया जाता है, और ये कितने पार्ट में डिवाइड है। बाकी चीज़ें बेटा मैं कवर करता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको डेफिनेशंस का पार्ट कराऊंगा, उससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर हम अपना जनरल पार्ट कवर करेंगे। चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।